सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट नंबर 2। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक मैकेनिज्म पे। एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारी चीज़ों का, ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, इस वाले लेक्चर की सारी चीज़ें क्लियर रहें। अब देखिए ज़रा, हमारे पास कोई भी रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स से एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स लगाई थी, कैथोड एनोड। बाकी एक्सटर्नल सर्किट पहले से कंप्लीट करके रखा था। और हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि किसी भी रेडिएशन सोर्स से फोटॉन्स का किसी मेटल प्लेट पे गिरना, मेटल प्लेट पे गिरने के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होना और इलेक्ट्रॉन का सामने वाली प्लेट पे पहुंचना। ऐसा करने से चार्ज पार्टिकल ने इस रास्ते को कंप्लीट कर दिया, बाकी रास्ता पहले से कंप्लीट है, यानी चार्ज पार्टिकल के फ्लो के लिए रेगुलर पाथ मिल गया। तो ऐसे केस में जो करंट जनरेट होगी, यानी जो हमारा माइक्रोमीटर रीड करेगा, उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे भी फोटोन का एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। फिर आ जाते हैं, याद करिए हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि लाइट के डुअल नेचर्स में से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पार्टिकल नेचर का, और पार्टिकल नेचर में किसका डिस्कशन किया था? फोटॉन्स का। तो फोटॉन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो किसी भी लाइट सोर्स से निकलते हैं, और उनमें से हर पैकेट की जो एनर्जी है वो है E = h न्यू, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। फिर और जरा सा बातें रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है। अब इसी मेटल सरफेस का एक इंडिविजुअल फोटो हमने अलग से बना दिया है कि ये मान लीजिए कोई रेडिएशन सोर्स है, कोई एनर्जी सोर्स है, वहाँ से पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स गिरे। फोटॉन गिरने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एनर्जाइज होकर के ऊपर आएगा। ऐसा करने के लिए उसे एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और बैरियर क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम खर्च देना पड़ेगा उसे हम लोगों ने वर्क फंक्शन का नाम दिया था। अब इलेक्ट्रॉन के पास बाहर निकलने के बाद जो एनर्जी बच जाएगी उसे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहलाएगी इन केस ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। इक्वेशन याद करिए हम लोगों ने लिखी थी कि जो भी एनर्जी किसी सोर्स से गिर रही है फोटॉन की हेल्प से, यानी फोटॉन जो एनर्जी का जो पैकेट लेके इलेक्ट्रॉन के पास आया, उस एनर्जी पैकेट का यूटिलाइजेशन दो तरीके से हो रहा था। एक यूटिलाइजेशन हो रहा था किसके फॉर्म में? वर्क फंक्शन के फॉर्म में, यानी वो मिनिमम खर्चा जो बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंपलसरी पेमेंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो बचा हुआ एनर्जी लेवल है दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक बात? तो ये इक्वेशन हमको फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखिए, अब आ जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर्स में एक बार आपसे और बता दें, एक डिस्कशन हम लोगों ने इस चीज़ का भी किया था कि फोटॉन गिरेंगे, तमाम सारे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे पहुंचने के लिए कैपेबल हो, तो सामने हमने एनोड प्लेट लगा रखा है। एनोड प्लेट का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा तो एक्सपेरिमेंट करते करते हम चीज़ों में वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो हमने वेरिएशन सबसे पहले करा था कि हमने एनोड के जो पोटेंशियल है उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल को खत्म किया, न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद में नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। एक्सपेरिमेंट था, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहा है वो भी नेगेटिव, और सामने वाली प्लेट पे जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे केस में करंट का बनना भी स्टॉप हो जाएगा। तो वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कहा करते थे, या VS करके रिप्रेजेंट करते थे। इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। एक और रिलेशन में आपको याद दिला दूं फटाफट कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से सामने वाली प्लेट पर जा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए डिफाइन नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल उस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है। इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, अगर वो कट ऑफ पोटेंशियल V0 के बराबर है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उस काइनेटिक एनर्जी को कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी KE max is equal to E times of V0, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाई V0। V0 का मतलब कट ऑफ पोटेंशियल जो कि वोल्टेज के टर्म्स में होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी। हाँ, एक बात और कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो बाई नेचर नेगेटिव होगा, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त हम इसके केवल मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस में तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें केवल कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करना प्लस के साथ। अब जरा देखिए, इन्हीं बातों के साथ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें बढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। अब एक्चुअली हम लोग बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन हम लोग करते हैं सोर्स की प्रॉपर्टीज का। सोर्स की प्रॉपर्टी का मतलब सोर्स की दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज में सोर्स का जो पहला प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कोई रेडिएशन सोर्स है, जरूरी नहीं कि हर बार रेडिएशन सोर्स हमारा विजिबल सोर्स हो, कोई भी रेडिएशन सोर्स हो सकता है। तो ना पहले प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का बड़ा सीधा सा मतलब है, आप लोगों ने और भी टॉपिक में कंसर्न किया होगा, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिलेटेड टर्म है। तो उसको लिख सकते हैं एनर्जी इंटेंसिटी इज इक्वल टू
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में इंटेंसिटी का क्या रोल है, इसको भी समझ लिया जाए। तो किसी सोर्स से निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं वो तो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो हम एनर्जी को लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे किसी सोर्स से, मल्टीप्लाई बाई इंडिविजुअल फोटॉन एनर्जी। एक एक फोटॉन की एनर्जी कितनी थी, अगर याद हो तो याद करो, इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एरिया की जगह हम लोग एरिया रख देंगे और टाइम की जगह हम चाहें तो पर सेकेंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा समझते चलना, सवाल मिलने लगे यहां से कि इंटेंसिटी अगर किसी सोर्स की आप बढ़ा दें, अगर इस सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो इंटेंसिटी के बढ़ने से जो सबसे पहला इफेक्ट आएगा, हम सीक्वेंशियल डिस्कशन करते चल रहे हैं, इंटेंसिटी के बढ़ने से जो सबसे पहला इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट आएगा डायरेक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। यानी अगर आपने किसी सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ऐसा करने से आपने उससे निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और जरा देखिए, डिस्कशन ये भी किया था कि काफी सारी संख्या में फोटॉन जब मेटल सरफेस पर गिरते हैं, काफी सारी संख्या में फोटॉन गिरेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग 1% से भी कम इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। लेकिन ये तो तय है कि फोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हमने कहा इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटॉन बढ़ा लिए, और अगर फोटॉन बढ़ गए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। फोटो इलेक्ट्रॉन याद है ना, ये कोई सामान्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लाइट सोर्स के फोटोन से एक्साइट होकर बाहर निकले। तो आ जाए जरा, इंटेंसिटी बढ़ाई और इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए तो नंबर ऑफ इमिशन वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और अगर नंबर ऑफ इमिशन वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब इस ये प्लेट कैथोड, ये वाली प्लेट एनोड, जितनी भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतनी भारी संख्या में चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो डिसाइड करता है करंट। और हम लोग कौन सी करंट डिस्कस कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज कर जाएगी। इसे आप चाहें तो आई सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट का जर्मन सिंबल। अब एक बार फटाफट क्विक में देख लेते हैं कि किसी सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ये फार्मूले से देख सकते हो, या डायरेक्ट सीक्वेंस में देखते चलो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जितनी भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतनी अच्छी मात्रा में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ये सोर्स का एक प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी। सोर्स की एक और प्रॉपर्टी, सोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी है सोर्स की फ्रीक्वेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। ये वो जोन है जहां से सवालों की भारी संख्या बनेगी, इसलिए आराम सुनते रहिएगा सीक्वेंस में। अब जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सोर्स है और सोर्स से निकलने वाले ये छोटे छोटे से फोटॉन्स हैं। फोटॉन का मतलब हर फोटॉन अपने आप में एक एनर्जी का पैकेट है, हर एनर्जी के पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ म्यू, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी है। आगे आ जाए जरा, फ्रीक्वेंसी सोच के देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडिविजुअल फोटॉन की यानी पैकेट की एनर्जी बढ़ेगी। फार्मूले को देखो, ई प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब जरा देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, सीक्वेंस देखना, तो ऐसा करने से एनर्जी भी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी नहीं बल्कि ये एक इंडिविजुअल पैकेट ऑफ फोटॉन की एनर्जी है, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो बड़ा आसान सा मैथमेटिकल रिलेशन अभी हम लोगों ने रिवीजन में भी अभी डिस्कस करा था, तुरंत डिस्कस करा था कि E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। किसी भी सोर्स से गिरने वाली टोटल एनर्जी का इस्तेमाल दो हिस्सों में होता है, एक होता है वर्क फंक्शन के फॉर्म में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ऐसा करने से फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज फिक्स, किसी मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स रहता है, तो अगर ये अमाउंट बढ़ेगा, ये फिक्स है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये अमाउंट जरूर बढ़ जाएगा। भाई इसके बढ़ने से इन दोनों में इफेक्ट आ सकता है, ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ाओगे, अगर इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी हम कह दें काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये भी बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, सामने उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ गई तो ऐसा करने से जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया था, जो हम लोगों ने कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई किया था, जो हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया था, जिसे V0 से रिप्रेजेंट करते थे, वो भी बढ़ जाएगा। अब दोनों चार्ट एक बार एक साथ देखेंगे कि किसी सोर्स की दो प्रॉपर्टीज
दो प्रॉपर्टीज में, एक प्रॉपर्टी इंटेंसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। जितनी भारी संख्या में फोटॉन गिरेंगे उतनी भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनों के निकलने की संभावना बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो ऐसा करने से ज्यादा मात्रा में सामने वाली प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। इधर आ जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडिविजुअल पैकेट ऑफ एनर्जी ताकतवर हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में इजाफा होगा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? अब एक बात और याद रखें, सैचुरेशन स्टेज से पहले, ध्यान सुनना, सैचुरेशन स्टेज से पहले या जनरली ग्राफ के डिस्कशन में मुद्दा बहुत काम आएगा कि इन दोनों चार्ट्स का आपस में कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब कि हम इसकी किसी प्रॉपर्टी में अगर इफेक्ट लाते हैं तो इधर की किसी प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों चार्ट्स का आपस में कोई संबंध नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, करंट बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा सवाल सुनो, हम कहते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन के नंबर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इस चार्ट वाले हिस्से का प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी इधर की प्रॉपर्टीज को गवर्न कर रहा है, इधर का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, अगर आपसे कहें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ही कट ऑफ पोटेंशियल आ रहा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ठीक बात? अब जरा देखिए, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं और आगे चलें। अब कुछ सवाल भी देख लेते हैं। सवालों में कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक बहुत सरल सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, EEE 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, इन शॉर्ट हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। सवाल अच्छा है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन था कि किसी मेटल की सरफेस पर एक रेडिएशन गिर रहा है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज होगी? हमसे पूछा गया था और फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी गई थी, पूछ रहा था। साथ ही उसने कहा था कि जो मेटल है, क्वेश्चन मैं वर्बली नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को केवल डिक्टेट करता जा रहा हूँ, आप आराम से भाषा समझें इसकी। मेटल सरफेस है, इस पे किसी सोर्स से कोई रेडिएशन गिर रहा है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किस रेंज की होगी? उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। अभी 4 ऑप्शंस पे आते हैं, सवाल पहले और पूरा सुन लें। कह रहा था जो मेटल है उसका एक बैरियर होगा, डेफिनेट सी बात है, जिस बैरियर को हम लोग वर्क फंक्शन कहा करते थे, और वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही साथ यही बताया गया है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सामने वाली प्लेट पे पहुंचेगा तो उसको रोकने के लिए कट ऑफ पोटेंशियल चाहिए। तो कट ऑफ पोटेंशियल की भी वैल्यू उसने डिस्कस करी है, दैट इज 5 वोल्ट। ठीक बात? आगे बोला गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस रेंज की होगी, और रेंज में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। विजिबल रेंज की होगी, अल्ट्रावायलेट रेंज की होगी, इंफ्रारेड रेंज की होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हमको दिए गए, नन ऑफ दीज कर लीजिए, या शायद ऑप्शन था एक्सरे करके, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, क्योंकि ऑप्शन में से कोई, ये लास्ट वाला तो कम से कम नहीं सही है। डिस्कस कर लेते हैं कैसे नहीं सही। सुनना, ये हमारी मेटल सरफेस से फोटॉन गिरे, इमिशन होना शुरू हुआ। जैसे इमिशन होना शुरू हुआ, हमको तो मैथ्स में इतना ही आता है कि E यानी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी को 2 हिस्सों में तोड़ लिया जाए, कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में, बाकी बचा हुआ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इक्वेशन और कंप्लीट करी जाए, E इज इक्वल टू 5 तो वर्क फंक्शन हो गया, और वर्क फंक्शन हमको डिक्टेट करा गया, कितना दिया गया है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो याद करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अभी रिव्यू में हम लोगों ने लिखा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसे कट ऑफ के टर्म्स में लिखना हो तो आप लिख सकते हो E V0, जहां E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V0 कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड है, तो कट ऑफ पोटेंशियल हमको दिया गया है 5 दिया गया है, इसमें E लगा लोगे, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह लिख सकते हो E V0। V0 की वैल्यू हमको 5 दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह E और V0 की जगह पे 5 रखा जाए तो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो तो E इज इक्वल टू 6.2 और 5 मिला के कितना हो गया? 11.2 जो एनर्जी आ रही और छोटे अमाउंट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हमको एनर्जी मिल गई। पता है कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो इंसिडेंट फोटॉन्स की है। और याद करिए जरा, और याद करिए, आपको याद है कि E बराबर, यानी किसी भी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के टर्म्स में लिखी जाती है, और लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैलकुलेशंस के लिए आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा।
हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था, इज इक्वल टू 1242 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे जो वेवलेंथ आप लेंगे वो नैनोमीटर। अब सुनना, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वेवलेंथ वाला फार्मूला। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। अगर वेवलेंथ से भी आइडिया लगाना चाहो तो बड़ा सरल सा तरीका, वेवलेंथ से भी आप डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो कि किस रेंज की वेव गिरी है। चाहे फ्रीक्वेंसी भी आपको इन रेंजेस का आइडिया दे सकती है, वेवलेंथ भी दे सकती है। तो बेहतर है कि हमें जिस फार्मूले की अच्छी जानकारी है उसके थ्रू चलें। तो हमें वेवलेंथ वाला फार्मूले का आइडिया था, हम लोग इससे चलते हैं। तो एनर्जी ई हमको दिया गया, एनर्जी अमाउंट देखो जरा कितना दिया गया, 11.2। तो यहाँ रखा हम लोगों ने 11.2 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1242 in terms of electron volt nanometer upon lambda, that means wavelength in terms of nanometer। अच्छा, लैम्डा का आइडिया नहीं है, बाकी सब डेटा गिवन है। ध्यान से देखोगे तो इस टर्म को नीचे ले जाओ तो लैम्डा ऊपर ले जाओ, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन बता दें, लैम्डा ऊपर ये वाला टर्म नीचे, तो बचा 1242 अपॉन 11.2। डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 110। सब कुछ नैनोमीटर में था तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। 110 नैनोमीटर को लिखा सकता है 1100 एंगस्ट्रॉम। अब जरा सुनना, इन जैसे किसी भी सवाल के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं इसीलिए इसको उठाया, इन जैसे किसी भी सवाल के लिए आपको वेवलेंथ का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी वेवलेंथ किस रेंज की है। तो बस इतना याद रखना आपको कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो दिखाई देने वाली लाइट है, दिखने वाली लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम की जो नियर रेंज है वो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। जो भी वेवलेंथ इससे छोटी है वो सब यूवी रेंज में आ जाएंगी, और जो भी वेवलेंथ इससे बड़ी है वो सब इंफ्रारेड में आ जाएंगी। अब जरा सोच लीजिए, आपके पास आने वाला लैम्डा का आंसर वो है 1100 एंगस्ट्रॉम, और 1100 एंगस्ट्रॉम विजिबल रेंज यानी 3900-7800 के पीछे है, इसका मतलब यूवी रेंज हो जाएगी। ये रहा आपका आंसर। यानी कोई जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो हम फ्रीक्वेंसी पूछा नहीं था, उसने कहा था फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है, तो हमें बेहतर तरीका पता था, हमने सिंपल सा इक्वेशन लगाया। सबसे पहले वर्क फंक्शन, कट ऑफ पोटेंशियल, दोनों की मदद से हम लोगों ने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर ली, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी की मदद से वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, और वेवलेंथ की रेंज का आइडिया था, इसलिए हम लोगों ने गेस कर लिया कि किस वेवलेंथ, यानी कौन सी जो हमारा वेवलेंथ आंसर है वो किस रेंज में से लाई कर रहा है। ठीक है भाई, चलो एक और सवाल देखते हैं, जरा इसे नोट कर लीजिए पॉज करके आराम से। अब जरा देखिए, दो तीन क्वेश्चन उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। तो एम्स 2015 में पूछा गया था, एक सवाल है, बिल्कुल प्योर कंसेप्चुअल है। सवाल कह रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के क्वांटम का मतलब पैकेट्स नेचर यानी पार्टिकल नेचर, या कह लीजिए फोटोन नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो ये कह रहा पैकेट नेचर को सपोर्ट करता है। तो पैकेट नेचर को सपोर्ट करने के लिए इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले सोच लें कि जो भी सोर्स से आने वाला छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, वो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम किया जाता है। यानी सोर्स से गिरने वाला एक एक फोटोन अगर कैपेबल है तो इलेक्ट्रॉन उसे पूरी तरह कंज्यूम करेगा, उसकी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने के बाद सरफेस से बाहर आएगा, सामने वाली प्लेट पर जाएगा, वगैरह वगैरह। अब सुनना, कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी इमिशन इज नॉट पॉसिबल। अब सुनना, बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी इमिशन इज नॉट पॉसिबल का मतलब आपने किसी मेटल सरफेस पर अगर टॉर्च डाल दी तो भी क्या इमिशन पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल। इसका मतलब किसी भी लाइट सोर्स से इमिशन करा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि जो सोर्स है उससे निकलने वाले हर पैकेट ऑफ एनर्जी के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो अंदर तक जाए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के बाहर ले आए, या कम से कम उसको बैरियर क्रॉस करा के बाहर ला सके। इसका मतलब बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी इमिशन पॉसिबल नहीं है। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही रीजन है, ये रीजन तो एकदम सही निकल गया। ये क्वांटम नेचर यानी पैकेट नेचर को सपोर्ट कर रहा है कि पैकेट इतना पर्याप्त ताकतवर होना चाहिए। कोई भी पैकेट डालोगे, कोई भी रोशनी डालोगे, इमिशन नहीं होगा, लेकिन हर पैकेट अगर ताकतवर होगा तो एनर्जी इमिशन हो जाएगा। दूसरा सुनिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने भी सेपरेट डिस्कस भी किया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो याद करिए। मेटल सरफेस पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कराना है तो आप अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे तो कई सारे फोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिखा हुआ है एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन से खिलवाड़ करेगा।
एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन केवल एक फोटोन के माध्यम से होगा जब वो फोटोन पर्याप्त फ्रीक्वेंसी पर्याप्त ताकतवर वाला होगा। तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन का पैकेट ऑफ एनर्जी कैपेबल है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये पहला पॉइंट सही बताता है। बहुत सारे फोटोन मिलके भी एक को नहीं निकाल सकते। बहुत सारे फोटोन का मतलब फोटोन की संख्या का मतलब इंटेंसिटी। इसका मतलब इंटेंसिटी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो प्रॉपर्टी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलें, इंस्टेंट प्रोसेस है। जैसे ही अगर हमारा सोर्स इतनी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का है, कैपेबल है, तो जैसे ही मेटल सरफेस पर लाइट गिरेगी तुरंत इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इट विल नॉट टेक टाइम। क्यों? क्योंकि अगर पैकेट्स का गिरना पर्याप्त ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन तुरंत होगा। सोचो कि अगर ये वेव नेचर होता तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी बारी का इंतजार करता, लगातार वेव्स उस पर गिरती रहती। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा करता, एक टाइम आता जब वो एक्साइट होता, बाहर निकल आता। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर इमिशन होना है तो फोटोन पर्याप्त ताकत वाला होना चाहिए और इमिशन इंस्टेंटली होगा, तुरंत होगा। इसका मतलब पता है कि बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी इमिशन नहीं होता। ये पैकेट नेचर को रिसेंबल करता है। तीनों पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली याद भी रख सकते हो आप कि किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी से नीचे इमिशन नहीं होता। ये क्वांटम यानी पैकेट नेचर को सपोर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पैकेट्स की एनर्जी पर डिपेंड करती है, कई सारे फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है, ये भी क्वांटम नेचर पैकेट नेचर को सपोर्ट करता है। इंस्टेंट प्रोसेस, जैसे ही फोटोन गिरेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन का तुरंत इमिशन हो जाएगा। इट विल नॉट टेक टाइम। इसका मतलब सारे पॉइंट असर्टिव है, सारे पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए डी पार्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। अब जरा देखिए 2019 एम से पूछा गया था, कह रहा था कि अगर हमारे पास एल्युमिनियम जैसी मेटल है, क्वेश्चन जैसा था एज इट इज हमने नहीं लिखा, हमने उसको ब्रीफ फॉर्म में लिख दिया है। समझने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरी बोल देता हूं कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, एक मेटल है एल्युमिनियम मेटल का वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा इमिशन, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का मतलब पहले हम असर्शन पढ़ेंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों में से कौन कौन करेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो क्या असर्शन को रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आप ऑप्शन आराम सेलेक्ट कर लोगे। सॉल्व करना हमारा पर्पस है, पहले सॉल्व करके देखते हैं। एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। कह रहा इमिशन नॉट पॉसिबल अगर 2 फोटोन गिरा दिए जाएं 2.5 के। बिल्कुल सही बात कह रहा है। हमने पहले डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का इंटरेक्शन होता है। 2, 3, 4, 5 फोटोन मिलकर भी एक इलेक्ट्रॉन को कभी निकाल नहीं सकते। इसका मतलब 2 फोटोन 2.5 के मिला के हो गए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 मिला के 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन 4.2 को क्रॉस नहीं करा सकते, असंभव। क्योंकि एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है, यानी वर्क फंक्शन। एक और बात, अब इस पॉइंट को और थोड़ा क्लियर करते हैं, नीचे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, सुनना ध्यान से। कह रहा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन शुड बी ग्रेटर देन 5, यानी वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ये भी एकदम बिल्कुल फैक्ट सही है कि किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन की डिमांड होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकलना है तो मिनिमम वर्क फंक्शन जैसे बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। उस एनर्जी का जो मिनिमम अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉन को पेमेंट करना पड़ेगा, निकलते वक्त पेमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन उसकी पेमेंट कैसे करेगा? तो इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जाइज होगा तब करेगा। इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जाइज तब होता है जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, सफिशिएंट एनर्जी का पैकेट उस पर गिरे और इलेक्ट्रॉन उस पैकेट को पूरी तरह से कंज्यूम कर ले, एक पैकेट को पूरी तरह कंज्यूम कर ले। इसका मतलब हर फोटोन इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जैसे बैरियर से क्रॉस करा दे, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। डन। दूसरा, 2 या 3 या 4 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बैरियर क्रॉस नहीं करा सकते, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी होती है। कोई डाउट तो नहीं? तो आप 2019 वाला और 2015 वाला दोनों क्वेश्चन आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आते हैं ग्राफिकल डिस्कशन से, जिससे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे एम्स का, असर्शन रीजन टाइप का ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, नोट कर लीजिए। आप जरा देखिए, आइए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ना। ग्राफ बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ प्योर मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब पहले थोड़ी सी गणित पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी गणित, फिर इसके बाद सीधे ग्राफ पे आ जाते हैं। थोड़ी सी गणित में एक सीधा सरल सा इक्वेशन है पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, बहुत लिमिटेड फार्मूले में है। सो E इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, 2 खर्चा, एक खर्चा वर्क फंक्शन, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में। डन। इसे क्या लिख सकते हैं? ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इसे हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को चाहे तो आप वर्क फंक्शन लिखा रहने दें,
और काइनेटिक एनर्जी को आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा रहने में। अब लोग पहला ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ रोक लिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक तरफ, इज इक्वल टू एच म्यू अपनी जगह पर, फाई को इधर ट्रांसफर करो -5। ध्यान से देखो तो ये अगर हम वाई एक्सेस पे ले लें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम किस पे ले लें, वाई एक्सेस पर, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस एक्सेस पर ले लें, एक्स एक्सेस पर। ये फ्रीक्वेंसी वाला एक्सेस हो गया। और अब ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो पहले तो मैचिंग तो करा लें कि ग्राफ किस वैरायटी से मिलता जुलता है, ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा। तो ग्राफ का पैटर्न है, ये आपने लिया वाई एक्सेस पे, तो ये क्वांटिटी वाई जैसी, ये आप लेने जा रहे हैं एक्स एक्सेस पे, एक्स जैसा। इक्वेशन जरा सोचो जरा कैसी बननी, क्या वाई बराबर एम एक्स प्लस या माइनस सी टाइप का बनना। ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन की तीन पॉसिबिलिटी, लाइन ओरिजिन से भी जा सकती है एक तरीका अगर उसमें इंटरसेप्ट नहीं होता है, लाइन ऊपर से भी जा सकती है अगर उसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो लाइन नीचे से जाएगी। तो तीनों में से कौन सी लाइन होगी ये भी चेक कर लिया जाए। तो हमने ये बात कंफर्म कर ली कि काइनेटिक एनर्जी इस एक्सेस पे लेंगे वाई एक्सेस पर, फ्रीक्वेंसी को हम एक्स एक्सेस पर लेने जा रहे हैं। ग्राफ का पैटर्न वाई की सिंगल पावर एक्स की सिंगल पावर स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन दिखाई दे रहा। इस स्ट्रेट लाइन में तीन पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि जो इंटरसेप्ट पार्ट है वो कैसा है। तो जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, गणितीय समीकरण है, उसका जो इंटरसेप्ट पार्ट है वो नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही है। इन दोनों ग्राफ को हटा दिया जाए, डिस्कशन से बाहर कर दिया जाए, ये बाहर चले गए। और जरा देखिए, और जरा देखिए, स्ट्रेट लाइन टाइप का इक्वेशन, इसका मतलब जैसे जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे एक्स एक्सेस क्वांटिटी यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई एक्सेस की क्वांटिटी यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी। कौन सी नई बात है, ये तुम लोगों ने पहले सीक्वेंशियल डिस्कशन में शुरू किया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसा करने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जरा सुन लीजिए, ग्राफ इसके बाद स्टार्ट होता है क्योंकि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके पहले इमिशन हुआ ही नहीं। इसे हम लोग थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट कहते हैं। इसके पहले ग्राफ था नहीं, इसे डॉटेड भले ही बना सकते हो। और जरा देखिए जरा कि ये जो नेगेटिव पार्ट हम कहेंगे y बराबर mx प्लस सी में, y एक्सिस की क्वांटिटी, x एक्सिस की क्वांटिटी, m स्लोप है। स्लोप का मतलब झुकाव है, ये एंगल है। इसे आप स्लोप भी कह सकते हैं, झुकाव भी कह सकते हैं, इसे आप tan ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। अब जरा देखिए मैचिंग करा लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी इस एक्सेस पर, ये स्लोप है और स्लोप की मैचिंग हो रही h से। इसका मतलब जो स्लोप है वो h के बराबर है। h क्या है याद करो, h तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और अगर h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है तो प्लैंक कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है। अगर ये नंबर कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है। दूसरी मैचिंग करा लो, c की मैचिंग हो रही फाई से। ध्यान से देखो तो ये प्लस माइनस दोनों लिखा हमने, तो फाई नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे पार्ट में इंटरसेप्ट होगा, और ये पार्ट फाई, ये रहा फाई। फाई आपको याद होगा, फाई आपको वर्क फंक्शन बताता है। तो इक्वेशन कैसी आ गई, तो सीधी सरल सी बातचीत, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो पैटर्न कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैटर्न होगा। स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। अलग अलग मेटल्स में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो स्लोप क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये मेटल की वैरायटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल किए गए पैरामीटर्स, इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता। और जरा देख लें, इंटरसेप्ट की अगर बात करता है, वो कहता है अगर हम दो मेटल इस्तेमाल करें, दो मेटल इस्तेमाल कर लें तो दोनों मेटल्स में किसका इंटरसेप्ट बड़ा होगा, तो जिसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा, जिसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा उसका इंटरसेप्ट पार्ट बड़ा हो जाएगा। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। डन, इसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। ये आपका पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है ग्राफिकल डिस्कशन में से, जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक बात। अब जरा देखिए और देखिए, अब इसी को बिना रफ किए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, समझते चलना जरा। इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हमने फिर से उठाया, ये वाली इक्वेशन, बहुत ध्यान समझना, ये वाली इक्वेशन, और थोड़ा आपको डिक्टेट कर दे कि काइनेटिक एनर्जी हमने इस एक्सेस पर ली थी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला एक्सेस है ना। सेम इक्वेशन हमने कट कॉपी पेस्ट करी। कट कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसी इक्वेशन को दूसरे ग्राफ फॉर्मेट में डिस्कस करने चलना है। इक्वेशन क्या बचा हमारे पास, जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5। याद करो, काइनेटिक एनर्जी को कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म्स में भी तो लिखा जा सकता है, और हम लोगों ने लिखना सीखा भी था। क्या सीखा था, हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। कुछ याद आया, ई जहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल था, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो सामने वाली प्लेट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी जाने से रोक दे। ठीक, इधर आ जाइए। अब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाई वी नॉट बराबर एच म्यू माइनस ऑफ 5। ध्यान से देखो तो हमने म्यू नॉट को ऐसे रोक लिया,
इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। कोई तकलीफ, हमने ई को नीचे यहाँ फेंक दिया और इसी ई को नीचे यहाँ भी फेंक दिया, डन। अब हमारे पास एक नया ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, नया पैरामीटर्स मिल गए, नया ग्राफ बना लेंगे, नया ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। देखिए जरा, अब की बार जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम सेम, इसे हम लेंगे वाई एक्सिस पैरामीटर पर, यानी हम वाई एक्सिस पर, और ध्यान समझते चलना, सवाल इसी से रिलेटेड है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर अलग अलग पैरामीटर्स ले रहे हैं। वाई एक्सिस पर लेने जा रहे हैं हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल, ये हम लोगों ने ले लिया वी नॉट, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक बात, पोटेंशियल। अब जरा देखिए, ये हो गया आपका वी नॉट, म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है, इसे हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों बीच ग्राफ। फिर सिंपल बातचीत, ये वाला किस एक्सिस पे लिया आपने, वाई पर, फ्रीक्वेंसी किस एक्सिस पे लिया आपने, एक्स पर। ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम, यानी कि स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखो तो इक्वेशन फिर से कैसी दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिखाई दे रही है। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब वाई एक्सिस पर कट ऑफ लिया है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा है। ग्राफ के बनने के 3 चांसेस हैं, ओरिजिन से जा सकता है, ऊपर से जा सकता है, नीचे जा सकता है। चूंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव इसलिए ग्राफ कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा कुछ। और जरा देखिए, ये तो ग्राफ का हमने रफ फॉर्मेट बना दिया, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, देखना ध्यान से। हमने कहा ना हर फ्रीक्वेंसी पे मिशन नहीं होता, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि पैकेट इतना ताकतवर हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके पहले ग्राफ था ही नहीं। आप चाहो तो इसे डॉटेड बना सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्राफ अगर पूरा बनाया जाता तो ऐसे बनता। ये हो गया आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके पहले कोई ग्राफ नहीं था। अब जरा मैच कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर कट ऑफ ले लिया, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले ली, ग्राफ का पैटर्न स्ट्रेट लाइन जैसा मैच कर रहा था, स्ट्रेट लाइन हो गया। मैचिंग एक करोगे, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी तो एम किसके बराबर है, एच बाई ई के बराबर। ध्यान से देखो, एम याद करो, एम ही तो स्लोप होता था, स्लोप को हम लोग एम कहते थे, स्लोप कह लो, एम कह लो, टेन थीटा कह लो, पहले वो एस था। अब ग्राफ का इक्वेशन चेंज हो गया, स्लोप भी चेंज हो गया। अब की बार एम किसके बराबर, एच बाई ई के बराबर। तब की बार जो स्लोप है, अब की बार जो एम है, दैट इज इक्वल टू एच बाई ई। और देखो बड़ा मजेदार बात कि ये ग्राफ किसके किसके बीच का है, तो ये ग्राफ है आपका कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। इसका पैटर्न कैसा है, इसका पैटर्न स्ट्रेट लाइन है, ठीक बात। और जो एक्सपेरिमेंट करा गया है उस एक्सपेरिमेंट का स्लोप किस बात पर डिपेंड करता है, किसी बात पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्लोप ध्यान से देखो तो कांस्टेंट है। क्यों, एच कांस्टेंट है, लाइन कांस्टेंट। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, सबके चार्ज एक ही जैसे होते हैं। 2 कांस्टेंट का डिवीजन भी एक कांस्टेंट बनाएगा, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है। कोई डाउट तो नहीं। एक और चीज देखिए जरा लास्ट में, कि जो इंटरसेप्ट पार्ट है वो अब की बार किसके बराबर है, फाई अपॉन ई के बराबर। इसका मतलब ये पार्ट अब की बार फाई बाई ई के बराबर है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस ग्राफ के बारे में कि अगर हम अलग अलग मेटल्स इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग मेटल्स में हम अगर ऐसी मेटल इस्तेमाल करें जिनका वर्क फंक्शन अलग अलग हो, फाई अलग अलग हो, तो क्या उनके इंटरसेप्ट एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? तो डेफिनेटली फाई ही डिसाइड करता है इस इंटरसेप्ट पार्ट को। अगर फाई चेंज करोगे तो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लोप चेंज नहीं होगा। कोई डाउट तो नहीं? सवाल पढ़ते हैं, सवाल आ जाते हैं। इन दोनों ग्राफ की मदद से उम्मीद है कि सवाल पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। 2017 एम्स में पूछा गया था, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। एसर्शन दिया गया था कि किसी मैकेनिज्म के थ्रू, हालांकि ऐसा होता नहीं है, किसी मैकेनिज्म के थ्रू हमने किसी मेटल का जो बैरियर था, जो वर्क फंक्शन था, वो बढ़ा दिया। यानी बाई मैकेनिज्म फाई यानी वर्क फंक्शन इज इंक्रीज, देन द मेटल नीड्स ग्रेटर एनर्जी। ये स्टेटमेंट उसने कहा, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैच करके सही बताना, सही गलत बताना। तो किसी मैकेनिज्म के माध्यम से किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसे बढ़ा दिया गया, और वर्क फंक्शन बढ़ा दिया गया, बैरियर ताकतवर कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी के साथ निकलना होगा, यानी उस पर ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन का इंसिडेंट होना आवश्यक है। तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, बाई मैकेनिज्म वर्क फंक्शन बढ़ाया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो मेटल को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन तो बिल्कुल सही निकला कि वर्क फंक्शन बड़ा होगा, बैरियर बड़ा होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। दूसरी सुनो, रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है स्लोप ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल, वी स्टॉपिंग, कट ऑफ, वी नॉट, कुछ भी कह लो। कह रहा है स्लोप ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा करने से ये होगा। अब जरा ध्यान देखो, कट ऑफ पोटेंशियल ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रहा, इसका मतलब इसी ग्राफ की चर्चा कर रहा है। और बात कर लेते हैं। कह रहा मैकेनिज्म से फाई बढ़ा दिया गया, फाई बढ़ा दिया गया मतलब वर्क फंक्शन बढ़ा दिया गया। वर्क फंक्शन के बढ़ने से कट ऑफ और फ्रीक्वेंसी का स्लोप बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो जरा, स्लोप किस बात पर डिपेंड करता है? स्लोप तो एच अपॉन ई, वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अरे भाई सिंपल सी बातचीत है, अरे वर्क फंक्शन चेंज करोगे तो इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, स्लोप चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और रीजन वाला पार्ट गलत है। कोई डाउट तो नहीं? डन, चलो।
अब तीसरा ग्राफ देख लीजिए। तीसरे ग्राफ पे क्या है, तीसरा चौथा ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को आराम से रीडिंग करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बना देते हैं ताकि बीच बीच में हम लोग के समझने में काम आता रहेगा कि ये हमारी प्लेट कैथोड प्लेट है, सामने वाली प्लेट एनोड प्लेट है। ये किसी सोर्स से फोटॉन्स गिर रहे हैं, फोटॉन्स के गिरने से अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हम लोगों ने एक नेगेटिव पोटेंशियल अरेंज कर रखा है और इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ये किसे रोकेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं डिफाइन है, ये केवल उन इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम वाले रुक गए तो बाकी तो सब रुक ही जाएंगे। बाकी सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट का मतलब बेसिक बात अगर करें, मतलब रफ बातचीत करें तो ये माइक्रोमीटर लगा है जिसमें अगर रीडिंग आएगी, अगर इसमें रीडिंग आई, अगर इसमें डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है। अगर रीडिंग आना बंद तो चार्ज का फ्लो बंद, चार्ज का फ्लो बंद मतलब यहीं कहीं ब्रेकेज हुआ है, ब्रेकेज अगर यहाँ हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पहुँचना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का पहुँचना बंद हो गया मतलब मैक्सिमम वाला भी नहीं पहुँच पा रहा, मैक्सिमम वाला नहीं पहुँच पा रहा। इसका मतलब आपने इस वक्त जो सामने प्लेट एनोड प्लेट पर पोटेंशियल लगाया है वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जो मैक्सिमम वाले को भी रोक दे रहा है। अब आ जाए ग्राफ पर। तो ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है कट ऑफ पोटेंशियल को और वाई एक्सिस पर हम लेने जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान से देखें, ग्राफ का पैटर्न पहले सुन लें, पूरा पैटर्न सुन लें बहुत ध्यान से। ग्राफ का एक ही जैसा पैटर्न बनेगा हर बार, ऐसा पैटर्न। अब इसकी कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है, इसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं, इसे हटा देते हैं। ग्राफ के पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। कुछ बातें बीच में इसी बातों से रिलेटेड बोलते रहेंगे, वो आपको थोड़ा सा वर्चुअली सोचना पड़ेगा। तो एक पे ले लिया कट ऑफ और एक पे ले लिया फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ का पैटर्न ऐसे रहेगा, बहुत ध्यान सुनना। कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, याद आया। और नेगेटिव इसका मतलब ग्राफ में जो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी यानी कट ऑफ वाली क्वांटिटी वो नेगेटिव से शुरू होगी, यानी यहाँ कहीं से शुरुआत हुई। अब नेगेटिव पोटेंशियल आपने सामने इमेजिन करते जाना, कैथोड प्लेट सामने एनोड प्लेट, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अगर इस पर, ये तो कैथोड नेगेटिव है, सामने वाली भी नेगेटिव लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जाते जाते रुक जाएगा। हमने क्या करा, इस नेगेटिव पोटेंशियल को ग्राफ में जहां हाथ चले बस वहीं ध्यान देना, इस नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे कम करा। कम करने का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को पहले जीरो ले जाएंगे फिर पॉजिटिव कर देंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल को हमने ग्रेजुअली कम करा। नेगेटिव पोटेंशियल सामने वाली प्लेट का अगर कम होता जाएगा, उसका नेगेटिव एटीट्यूड कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी पोलाइटनेस मिलेगी सामने तक पहुंचने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे पहुंचने लगेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हो गए तो करंट का बनना शुरू हो गया। देखो ग्राफ बनने लगा, ग्राफ उठने लगा, मतलब ग्राफ वाई एक्सिस में करंट की तरफ उठने लगा, यानी करंट का आना शुरू हो गया। कट ऑफ पोटेंशियल कम करते करते न्यूट्रल कर दोगे तो कट ऑफ पोटेंशियल सामने की नेगेटिविटी को कम कर रहे हो, अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ग्राफ बड़ा। यहाँ एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब आप कट ऑफ पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दें, यानी सामने वाली प्लेट अब तक जो नेगेटिव थी उसको आपने पॉजिटिव कर दिया और जैसे प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ तब भारी से भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना शुरू हो जाएगा, बहुत भारी संख्या में। तो इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ते कांस्टेंट क्यों हो गई? हो सकता है सोर्स से 10,000 फोटोन गिर रहे हो। पूरी कहानी याद करो लेक्चर 1 की। सोर्स से 10,000 फोटोन में से किन्हीं 100 इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। सारे फोटोन तो इतने कैपेबल है नहीं, मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स यूजलेस हो जाएंगे। तो 10,000 फोटॉन्स में से कोई 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अब ऐसी स्थिति आ गई, यहां कहीं ऐसी स्थिति है इस जगह पर ग्राफ के कि सामने प्लेट का जो कट ऑफ पोटेंशियल था, यानी सामने प्लेट का एक्चुअल जो पोटेंशियल था, आपने इतना पॉजिटिव कर दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कैथोड प्लेट से निकल के रेडी हो रहे थे वो हर सेकंड फटाफट पहुंचते भी जा रहे हैं। यानी वहां से गिरने वाले 10,000 हर सेकंड, यहां से निकल के तैयार होने वाले 100 हर सेकंड, सामने इतना पॉजिटिव लगा दिया कि 100 के 100 फटाफट पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन 100 से अधिक तो नहीं पहुंच सकते पर सेकंड की अगर बात करें, और पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट डिसाइड करता है। तो पर सेकंड चूंकि गिरने वाले फोटोनों की संख्या फिक्स है, क्योंकि पर सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या फिक्स है, इसलिए पर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है, पर सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स हो गई। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। ये ग्राफ कांस्टेंट। ये सारी बातें सीक्वेंस में एक बार बता दें आपको। इंटेंसिटी फिक्स तो फोटॉन्स का नंबर फिक्स, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स,
मतलब हर सेकंड एक निश्चित संख्या में तो इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकते। यानी ग्राफ पहले तो सामने नेगेटिव एटीट्यूड कम किया, पूरा सुनना, नेगेटिव एटीट्यूड कम किया, नेगेटिव एटीट्यूड जैसे ही सामने वाली प्लेट का नेगेटिव नेचर कम किया, नेगेटिविटी कम हुई, तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके करंट का आना, इलेक्ट्रॉन का पहुंचना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ये वो स्थिति है जब सबके सब इलेक्ट्रॉन जो प्रति सेकंड निकल कर तैयार हो रहे हैं, सबके सब पहुंच रहे हैं, इससे ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी बात, ग्राफ में हमें परिवर्तन करना था, हमने क्या करा, हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ सेटअप्स चेंज कर दिए। सेटअप चेंज करने का मतलब हमने दूसरा कट ऑफ इस्तेमाल करा। इस कट ऑफ पोटेंशियल को मान लीजिए हम कहते हैं ये V01 था, और दूसरे नेगेटिव पोटेंशियल को इसे हम कहते हैं V02 था। एक बात और ध्यान दें, ये केवल वोल्टेज है, ये केवल वोल्टेज ही समझे, इसको बेहतर होगा, ये वोल्टेज ही है। इस वोल्टेज का नाम कट ऑफ इसलिए है क्योंकि अब ये नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव वोल्टेज जो सामने वाली प्लेट पर लगाया गया है, या नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेटों के बीच में है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, उसे ही कट ऑफ कहते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ ये वाला समझ में आया? फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि ये सामने वाली प्लेट का पोटेंशियल, यानी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सिस पे लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस इफेक्ट इस पे ले ली। ग्राफ का पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, ग्राफ ऐसे ही कर्व टाइप का होगा। नेगेटिव पोटेंशियल सामने जब लगा था, यानी इसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में सामने वाली एनोड जब नेगेटिव थी, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे, करंट नहीं बन रही थी, ग्राफ शुरू नहीं हुआ, नेगेटिविटी कम हुई। नेगेटिविटी कम का मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे सामने इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हो जाएंगे, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, एक वो स्थिति आएगी जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, करंट सैचुरेट हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, दूसरा कट ऑफ पोटेंशियल ले लिया, पोटेंशियल यानी पैरामीटर्स चेंज कर दिए, पैरामीटर चेंज कर दिए, दूसरा कट ऑफ पोटेंशियल, ग्राफ फिर से ऐसा रिपीट होगा। रीजन सुनिए क्या, अगर आपने कट ऑफ चेंज कर दिया तो ऐसा करने से ग्राफ के पैटर्न पर कोई चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बातचीत, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, दूसरी बातचीत यह है कि जो करंट की वैल्यू है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पहले वैल्यू आ रहा था, वही वैल्यू अभी भी आएगा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, याद करिए हम लोगों ने दो चार्ट सेपरेट डिस्कस किए थे कि एक में इंटेंसिटी लेते हैं, एक में फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो इंटेंसिटी वाले हिस्से की प्रॉपर्टी थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जबकि इधर फ्रीक्वेंसी वाले हिस्से का था कट ऑफ पोटेंशियल, और दोनों ग्राफ का सैचुरेशन स्टेज से पहले आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब अगर आप कट ऑफ चेंज करोगे तो ऐसा करने से ना ही ग्राफ के पैटर्न में चेंज होगा और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा। डन? इसे आराम से पॉज करके नोट कर ले। दूसरी बात सुने फिर, अब आ जाए दूसरे वाले ग्राफ पे। दूसरे वाले ग्राफ पे भी हम ये काम करने जा रहे हैं। एक पे ले लिया कट ऑफ, सॉरी हम लोगों ने एक एक्सेस पे वोल्टेज ले लिया। ध्यान दें फिर से, ये आपकी कैथोड प्लेट, सामने एनोड प्लेट, कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग इस एक्सेस पर प्लॉट करते चलेंगे, है ना। और यहाँ फोटॉन्स गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर पहुंचेगा, बाकी फिनोमेना आपके दिमाग में रफली चल ही रहा होगा। अब आगे आते हैं। दूसरा ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन केस हम पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच का ग्राफ बनाए, आपको बिल्कुल सोचना नहीं, सेम पिछला पैटर्न रिपीट होगा, यानी ग्राफ का पैटर्न सिमिलर रहेगा। ऐसा रीजन क्या है? नेगेटिव है जब पोटेंशियल जब नेगेटिव है तो सामने इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहे, करंट की वैल्यू जीरो है। जैसे जैसे सामने वाली का नेगेटिव एटीट्यूड कम होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, करंट बढ़ेगी, एक वैल्यू पर सैचुरेट हो जाएगी। अब हमसे अगर कोई पूछे कि अगर हम इन पैरामीटर्स के अलावा किसी और पैरामीटर को चेंज करें, यानी इंटेंसिटी को चेंज कर दें, तो इंटेंसिटी को चेंज करने पे ग्राफ का पैटर्न फिर से वही रहेगा। लेकिन याद करो, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमिशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामने वाली प्लेट पर करंट पहुंचेगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट पहुंचेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ग्राफ का पैटर्न सेम रहेगा, ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, बशर्ते इन दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए? अगर ये किसी आई इंटेंसिटी पर प्लॉट किया गया है तो ये किसी ग्रेटर देन आई, या ऐसा कह लें 2i इंटेंसिटी पर प्लॉट किया गया है। मतलब क्या है? इंटेंसिटी बढ़ने से, इंटेंसिटी यहाँ आई थी इस ग्राफ में, यहाँ 2i, इंटेंसिटी बढ़ने से जो ग्राफ है उसकी शिफ्टिंग हो गई, कहाँ की तरफ हो गई? ऊपर की तरफ हो गई। क्यों ऊपर की तरफ हो गई? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ये कोई नई बात नहीं। ये लोग इसे हम लोगों ने दो कॉलम्स में भी डिस्कस करा था। लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल पर, ऐसी वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डाउट तो नहीं। अब इसी में क्वेश्चन का जो वैरायटी है वो चेंज होकर ये भी बन सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं किसी सोर्स की। तो अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की चेंज करोगे तो ऐसा करने से, याद करो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे लास्ट में कट ऑफ पोटेंशियल आता था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो सामने प्लेट पर ज़्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि हम उसे स्टॉप कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से कट ऑफ चेंज होता था। इसका मतलब अगर आप इस पोटेंशियल की जगह फ्रीक्वेंसी रख लें, इस पोटेंशियल की जगह भी फ्रीक्वेंसी रख लें,
और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स को बना रहने दें तो ग्राफ के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो काम पोटेंशियल बढ़ाने से हो रहा है बिल्कुल वही काम फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से भी होगा। ठीक बात। तो आई होप कि सारी चीज़ों को आप आराम से रिवाइज कर लें। जिन लोगों ने पढ़ा है चीज़ें, जिन लोगों के नॉलेज में हैं, वो क्वेश्चंस को स्लो स्पीड में देखें, बाकी जो चीज़ें ज़्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसे 2 की स्पीड में करके देख लें। सो थैंक यू फॉर द सेकंड लेक्चर। मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर नंबर 3 में।